नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं देश भर में जिस एक फैसले ने पूरे जैन समुदाय को उद्वेलित कर दिया था। आज उस उद्वेलना का समापन का दिवस है, क्योंकि केंद्र सरकार ने झारखंड के पवित्र तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी के एक तरह से पर्यटन का क्षेत्र जो घोषित किया था, उस निर्णय को उन्होंने पीछे के रास्ते से वापस ले लिया है और कह सकते हैं कि अब पहले से ज़्यादा बेहतर संवेद शिखर जी होंगे। और उसके साथ साथ वहाँ जो पर्यावरण के अलावा जो टूरिज्म के मामले की बात हो रही थी, उस पर भी एक तरह से लगाम लगेगी और ये देश भर के उन क्षेत्रों के लिए नज़ीर होगी जो पवित्र स्थल हैं, जहाँ धार्मिक स्थान है और जहाँ टूरिज्म के जरिए थोड़ी सी गंदगी होती थी, अपवित्रता होती थी और भीड़ भाड़ के साथ साथ वहाँ अपराध भी बढ़ते थे। तो हम कह सकते हैं कि जैन समुदाय ने जो देश भर में विरोध किया था, आज उसके जीत का भी दिन है, जश्न का भी दिन है। हम कह सकते हैं कि शिखर पर जीत। इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जैन साहब, रविंद्र जैन जी। दूसरा आशीष दुबे जी, हमारे युवा पत्रकार साथी और सामाजिक सरोकार से जुड़े, जिनकी पृष्ठभूमि पत्रकार की है, वो उद्यमी भी है। इसके साथ साथ वो लोगों को घर बनाकर भी देते हैं, जिसको लोग बिल्डर कहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वो आवास बनाकर देते हैं। हमारे साथी मनोज प्रधान जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपसे कि ये जो सारा मसला था, पिछले 15-20 दिन से पूरे देश में एक तरह से उत्तेजना का माहौल था। हमें लगता कि अगर ये जल्दी इसका निपटारा नहीं होता, इसका शमन नहीं होता, तो शायद ये उग्र रूप भी धारण करता। आपकी राय? संवेद शिखर एक बहाना था, लेकिन पूरे देश में जैन समुदाय की एकता भी नजर आई और इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि अब सरकार कोई भी कदम उठाएगी इस तरह के स्थलों पर तो सोच समझ कर उठाएगी। आपकी राय, इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मैं इस एक कहावत के माध्यम से इसको कहना चाहूंगा कि सुबह का भूला शाम को घर आया, और मैं इसको सामान्य घटना नहीं मानता हूं। ये जैन समाज के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था, जिसे जैन समाज ने समय रहते समझ लिया, पकड़ लिया, और ना केवल पकड़ा बल्कि सोशल मीडिया के जरिए हमने घर घर उस मैसेज को पहुंचाया, हर व्यक्ति तक पहुंचाया। और आप जान देखिए, इतना जबरदस्त अंडर करंट था पब्लिक के बीच में, यानी कि जैन समाज के बीच में, कि जैन समाज पिछले 10 दिन से घर में नहीं बैठा है, सड़क पर खड़ा हुआ है जैन समाज। और जैन समाज के बारे में जो कहा जाता है कि जैन समाज सरकारें बना भी सकता है, सरकारें हिला भी सकता है, सरकारें गिरा भी सकता है, ये जो मंत्र है, ये बात मोदी सरकार को 12-15 दिन बाद समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई उनको। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि क्या कारण है कि आज 10-12 दिन बाद जब हमारे एक मुनि की समाधि के बाद सरकार जागी, ये ऐसा काम था राघवेंद्र जी, जिससे जिस दिन पहले दिन हमने ज्ञापन दिया, आप सोचिए 2019 में आपने नोटिफिकेशन जारी किया, हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं 2 साल से आपसे, आप सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारा आंदोलन का दूसरा चरण था कि हम सड़क पर उतरे, और सड़क पर भी हम ऐसे उतरे कि एक चूहे को भी संकट नहीं हुआ। हमने किसी की बस नहीं तोड़ी, हमने कोई कांच नहीं तोड़ा, हमने पूरा अपने शांतिपूर्ण आंदोलन किया। अब ये धर्मी अहिंसा का तो ये सब बातें तो मेरे ख्याल से वैसे भी नहीं देखिए राघवेंद्र जी, बात वही है ना कि एक अहिंसा से, आज भी अहिंसा से अपनी बात मनवाई जा सकती है। ये दिगंबर जैन समाज ने तय किया है। और मेरा आपसे आग्रह है जी, आप बहुत जीत का दिन है, आज जश्न का दिन है, अगर आप जोर से बोलेंगे तो ये भी एक तरह की हिंसा है। तो बहुत आराम से लेकिन चर्चा के विषय में आपको बता दूं कि प्रमाण सागर जी जो जैन समुदाय के बहुत बड़े संत हैं, आचार्य जी हैं, उनकी एक बाइट है हमारे पास। वो संवेद शिखर जी झारखंड में इस फैसले के दिन उपस्थित थे। सुन लेते हैं प्रमाण सागर जी को, उसके बाद रविंद्र जी की बात भी सुनेंगे। सूचना है, अभी अभी मुझे जैसे जानकारी मिली कि संवेद शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी, केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि संवेद शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ एवं नॉन वेज का विक्रय और उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। और जो अधिसूचना में कुछ बातें जो रखी गई थी उसे अब
प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उन सब बातों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, उसे अब लागू नहीं किया जाएगा। और चौथी बात जो मुख्य रूप से कही गई है कि इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, उस कमेटी में जैन समाज के 2 सदस्यों को भी रखा जाएगा। ये मांग प्रारंभ से की गई थी। हमने अपने कई सदस्यों को इस संदर्भ में बोला था। निरंतर इसी मुद्दे पर सरकार से चर्चा हो रही थी। परसों इस बात पर चर्चा के बाद सहमति बनी थी। कल मीटिंग में सरकार ने इसका निर्णय लिया और आज उसे अंतिम रूप से, आज भी एक मीटिंग थी जिसमें अशोक जी पाटनी के नेतृत्व में, अशोक जी पाटनी, शिखर चंद जी पहाड़िया, गजराज जी गंगवाल और चमन लाल जी, आर के जैन साहब, संतोष जी पेंडारे, 6 लोग हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। मुझे संदेशा मिला, बहुत अच्छा कार्य हुआ, इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। हमें तो हमने सुना कि इस पूरे मामले में प्रमाण सागर जी का भी वक्तव्य। सीधी सी बात है कि अंत भला सो सब भला। रविंद्र जी, आपकी बहुत संतुलित और सारगर्भित टिप्पणी। देखिए, बहुत अच्छा फैसला हो गया है शिखर जी को लेकर। अब शिखर जी में किसी प्रकार के जो हमारी आशंकाएं कुशंकाएं थी शिखर जी को लेकर, वो फिलहाल अब दूर हो गई हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, एक बात जरूर है कि इस मामले में बहुत सारी चीजें अभी हमें झारखंड सरकार से अपेक्षा है। झारखंड सरकार को जो नोटिफिकेशन था अगस्त का, अब तमाम सारी चीजें झारखंड सरकार को करनी है। लेकिन प्रमाण सागर जी महाराज ने जैसा कहा कि उनके लगातार झारखंड सरकार से संपर्क है, सारे अधिकारी उनके पास आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सब जो कुछ होगा वो पॉजिटिव ही होगा। जैन समाज की एक बहुत अच्छी विजय हुई है। जैन समाज जागरूक समाज है, जिसने अपनी अपनी इस बात को बहुत ही शालीनता के साथ सरकार से मनवाया है। और प्रमाण सागर जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को यदि बधाई दी है, उनका आभार व्यक्त किया, तो मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, सीधी सी बात है आशीष जी, मामला बड़ा थोड़ा सा संजीदगी भरा था, गंभीर था, हम जिसे कहते हैं ना, बहुत नाजुक मसला था, और इसका समापन बहुत अच्छा हुआ। जैसे मैंने कहा कि अंत भला तो सब भला, और सब अब प्रधानमंत्री को बधाई भी दे रहे हैं और सरकारों का आभार भी जता रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जैन समुदाय बहुत ही इस मामले में सुसंस्कृत है, भद्र है। इसके अलावा वो देश की आर्थिक स्थिति में बड़ा भारी योगदान देता है, और इसके साथ साथ उसका राजनीतिक वर्चस्व भी है। तो सीधी सी बात है, जैसा राजनीति की बात हम भले ही बाद में करें, लेकिन इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप हुआ है वो बहुत ही सुखद है। आपकी राय कि सरकारों को बिल्कुल जो धार्मिक क्षेत्र है, उनकी पवित्रता, उसका पर्यावरण, और उसके साथ साथ वहाँ जो भी नशे की बात जैसे हुई है कि वहाँ किसी किस्म का नशा नहीं होगा, नशा की बिक्री नहीं होगी, चाहे वो मदिरा हो या ड्रग्स हो या बाकी दूसरी चीज़ें हो। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वहाँ किसी तरह का नाच गाना या फिल्मी गाने नहीं बजाए जाएंगे, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, जो भी वहाँ धर्म की चीज़ें होंगी। तो सीधी सी बात है कि हम तो ये मानते हैं कि अगर ये मामला नहीं होता तो शायद सुधार के रास्ते पूरे देश में नहीं शुरू होते। ये घटना एक नज़ीर बनेगी, जो बाकी धार्मिक स्थल हैं, जो बाकी धार्मिक नगर हैं, उनके लिए भी इसका लाभ होगा। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। जैन समाज ने जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर अपना विरोध जताया और विरोध का जो तरीका अपनाया, वो बहुत दूसरे इस तरह के जो भी लोग हैं जिन्हें अपनी, या संगठन है जिन्हें अपनी मांगे पुरअसर तरीके से सरकार तक पहुंचाना है और दबाव बनाना है, वो उनके लिए ये पूरा एक प्रकरण एक केस स्टडी की तरह है। दूसरी बात है, इस पूरे प्रकरण का सुखांत तो हुआ है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी दुखद घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो ये सरकार को भी समझने की स्थिति है कि हमारे जो देश का जो बुनियादी जो ढांचा है या जो संरचना है, जो ताना बाना है जी, वो इस तरह की चीज़ों से ही बना हुआ है जिसमें सारे धर्म और सारे लोग एक साथ रहते हैं, और समान अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 14 है जिसके तहत मिलता है, वो सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं। तो अभी जो ये मसला हुआ उसमें मुझे एक चीज़ याद आती है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी कि जैन, बौद्ध, हिंदू और कुछ और धर्मों की थी कि उन्हें अपने धार्मिक स्थलों के रखरखाव का अधिकार दिया जाए। ये उसमें उसके बाद वो चला था और उसमें ये बात आई थी जी कि इस पर सरकारों का नियंत्रण ना हो, या राज्य सरकारों का या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा दायरा ना हो, उन्हें उस तरह से उन्हें चलाने दिया जाए। तो ये भी बात है, उसका क्या स्थिति है ये उससे जोड़ा जा सकता है कि जब सरकार किसी धार्मिक स्थल को लेकर या ऐसे जिसमें पौराणिक या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उसको लेकर जब अपना खुद का फैसला लेती है, तो उसमें ये उसके पहले इस तरह की राय, समाज की राय, उससे जुड़े लोगों की, उससे जुड़े हर पहलू की
बारीकी से जांच और उसकी राय समाहित करके होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और इस तरह से किसी समाज को इस तरह से सड़क पर ना उतरना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जैन समाज बहुत शालीन और शांत किस्म का एक पूरा संगठन वर्ग है और जो हर चीज़ में, देश की हर गतिविधि में भी योगदान देता है। तो जिस तरह से सरकार ने बात मानी, 15-17 दिन में मान ली, तो इस तरह की चीज़ें जो और हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं और जो लोग मांग कर रहे हैं, उन्हें भी ये तरीका आजमाना चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला। और इसमें मुझे ये याद आई कि किसानों का एक बहुत लंबे समय आंदोलन हुआ था और उसकी क्या स्थिति हुई वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन इस तरह की तत्परता सरकार की तरफ से भी दिखाई जानी चाहिए और समाज की तरफ से भी वो शालीनता अपनानी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, सारा मामला इस बात पर निर्भर करता है कि किसी बात को मनवाने का तरीका कौन सा अख्तियार किया गया है। किसान आंदोलन की बात भी पूरा 1 साल भर करीब चला, लेकिन जहाँ तक संवेद शेखर जी की बात है, इसकी शुरुआत भले ही गड़बड़ हुई थी, जिस तरह का फैसला आया था, जिस तरह के निर्देश आए थे, लेकिन उसकी जैन समाज ने हैंडलिंग बहुत अच्छे से की। पूरे मामले को बहुत अच्छे से, मैंने आंदोलन की बात भी हो, रूपरेखा की बात हो पूरे देश भर में, और दिल्ली से लेके भोपाल, मुंबई, सब जगह इसका बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से प्रभावी तरीके से हुआ। और जैसा आशीष जी कहते हैं कि ये केस स्टडी भी है कि आप कोई आंदोलन करें तो कैसा करें। ऐसा नहीं कि भीड़ सड़कों पर आ जाए, हिंसा का डर हो जाए, सरकारें डर जाएं कि क्या दिक्कत होने वाली है। इसमें सरकार डरी नहीं है। सरकार ने जैन समुदाय की बात को समझा और उन्होंने वो रास्ता निकाला जो सबके लिए बेहतर था। आपकी राय कि ये जो मसला है ये पूरे देश में नज़ीर बनेगा और जहाँ जहाँ इस तरह के जो भी धार्मिक संस्थान हैं उनके लिए मुझे लगता है कि एक सुरक्षा के साथ साथ उनके अपने ढंग से विकास का भी एक रास्ता तय होगा, जिसमें पवित्रता होगी और लोगों को एक तरह से संतोष मिलेगा। मनोज जी, आपकी राय? देखिए, ऐसा है राघवेंद्र जी, जैन समाज बहुत संयमित और धैर्य रखने वाली समाज है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी विपत्ति आती है तभी सड़कों पर आती हैं। विगत 3 वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ पूरे देश में इस तरह का आंदोलन हुआ था, संतारा को लेकर जी। उस समय समाज सड़कों पर दिखी थी। उसके बाद आज फिर एक ऐसा माहौल बना देश में जिसमें जैन समाज भयभीत और ऐसा लगने लगा कि हमारा भारत है कि नहीं है, हम भारतवंशी हैं कि नहीं है। तो समाज को जिस शालीनता के साथ अपना विरोध प्रकट करना था वो किया। ये फैसला, मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि भारत सरकार जो राष्ट्रवाद को इतना बढ़ावा देती है और राष्ट्रवादी सरकार ने राष्ट्रवाद पर हमला किया। ये कोई जैन समाज से संबंधित मुद्दा नहीं है। शिखर जी जो है भारत की संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों को भी अगर पर्यटन स्थल बना देंगे तो फिर राष्ट्रवाद के पोषक कैसे कहलाएंगी। मुझे लगता है कि जैन समाज ने जो भी आंदोलन किया और सरकार को जो भी प्रेरणा मिली हो, बहुत सही समय पर यह आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार ने अपना निर्णय बदला। हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये निर्णय नहीं बदला जाता तो सरकार ये ना समझे कि जैन समाज 1 करोड़ है हिंदुस्तान में। जैन समाज का आंदोलन नहीं था, ये हर एक भारतवंशी का आंदोलन था। क्योंकि भारत का इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, बाँचा जाएगा तो उसमें जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म के महापुरुषों को भी शामिल किए बिना वो पूरा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता तो 100 करोड़ हिंदू समाज इस आंदोलन का नेतृत्व करती। ये कोई जैन समाज का मामला नहीं है। और जिन 20 तीर्थंकरों को वहाँ से मोक्ष हुआ है वे तो सारे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय समाज भी हमारे साथ होती, हिंदू समाज भी हमारे साथ होती। जैन समाज ने हमेशा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रवाद के लिए अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन हुआ, उसमें जब 1992 में 2 लोग शहीद हुए थे, कोठारी बंधु, वे दोनों जैन थे। हमारा कहाँ योगदान कम रहा। महाराणा प्रताप के लिए भामा शाह ने अपना खजाना खोल दिया। जैन समाज हमेशा राष्ट्रवाद के साथ रही है और राष्ट्रवाद पर हुए हमले का हम लोगों ने सड़क पर उतर कर विरोध किया है। और इस तरह अगर आगे भी होगा तो हम इसी तरह अपनी मर्यादा में, अपने संयम और धैर्य रखकर हम उसका विरोध करेंगे।
अभी सरकार को यह भी चिंता करना चाहिए कि एक शिखर जी का मसला जो हमारे पूरे देश में हमने आंदोलन करके एक मांग उठाई थी वो पूरी कर दी, लेकिन आज भी गिरनार की मांग हमारी अधूरी है। पालीताना में अभी हमारे मंदिरों पर हमला किया गया, पावागढ़ में हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। तो वे उन मुद्दों पर भी सरकार को ये चिंतन करना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद के साथ हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, भारतवंशी लोग हैं। इनकी उन मांगों पर भी, हमारे समाज की उन मांगों पर भी सरकारों को विचार करके उनका भी रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आती है। भोजपुर चुनाव का मौका था, हम अगर 20 साल पीछे जाएंगे, 25 साल पीछे, सुंदरलाल पटवा जी भोजपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। उसी के आसपास जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब चूंकि राजनीति में तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बहुत मायने होते हैं, एक पत्रकार का सवाल था कि पटवा जी आप जैन हैं या हिंदू हैं। बहुत ही नाजुक सवाल था और मौका इलेक्शन का था। पटवा जी जैसे कि बहुत वाकपटु थे, उन्होंने तत्काल मुश्किल से 10-20 सेकंड का पॉज दिया और कहा कि मेरी पूजा पद्धति जैन है और मैं वैसे हिंदू हूँ। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को संभाला। मुझे लगता है कि जब आपने कहा कि जैन समुदाय के बहुत से जो आचार्य हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो खुद क्षत्रिय थे और अभी भी इसमें इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो सवाल इसका नहीं कि जैन समुदाय अल्पसंख्यक है कि वो अलग है। जैसा आपने कहा कि वो भारतवंशी है, वो भारत की जड़ों में मिला हुआ है। अगर आप महाराणा प्रताप के ज़माने से भामाशाह की बात करें तो हमें लगता है कि ये चीज़ें अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर अगर निर्णय देर से होता तो फिर देश भर के तमाम लोग जिनकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर होती वो इस पूरे आंदोलन में शामिल होता। हमें लगता है कि ये मामला सनातन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें तो जो धार्मिक गुरु हैं वो बात करेंगे, लेकिन सवाल यही है रविंद्र जी, जैन समुदाय भले ही अल्पसंख्यक है, सिख भले ही अल्पसंख्यक है, लेकिन सनातन की पद्धति के हिसाब से ये सब रचे बसे आपस में, इनके तार इतने जुड़े हुए हैं कि इसका सिरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस विषय पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ इस पर जाना चाहते हैं कि संवेद शिखर का जो मसला है वो एक उदाहरण था, एक संकेत है। इस तरह के जहाँ जहाँ भी स्थान है वहाँ संवेद शिखर जैसे फैसले करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ सरकार से अभी चूक हुई है उसको सुधारने की ज़रूरत है। आपकी राय? देखिए, जो अभी आपने बात कही थी सनातन और जैन धर्म वाली बात, तो मैं आपको बता दूं हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि रेल की पटरी की तरह श्रमण संस्कृति और सनातन संस्कृति साथ साथ चली है और ये कई हजारों वर्षों का इतिहास है जी। शिखर जी का मामला है तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये हल हुआ है। मैं भारत सरकार से आपके चैनल के जरिए ये मांग करना चाहता हूं कि जहां जहां भी जैन तीर्थों के विवाद हैं, चाहे वो पालीताना का विवाद हो, चाहे वो गिरनार जी का विवाद हो, हमारे भोपाल अपने मध्य प्रदेश में नैनागिरी का विवाद हो, ऐसे कई स्थान हैं। भोपाल के अंदर आपको शायद नहीं पता होगा कि हमारे जिन्नो मंदिर में भी एक छोटा सा विवाद है। तो ये तमाम विवादों को निपटाने के लिए राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर इस तरह का कोई मैकेनिज्म तैयार करें कि बहुत शांति के साथ जो भी जहां भी जैसा विवाद है तीर्थ क्षेत्रों को लेकर। क्या होता है राघवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं 350 साल पहले जब पालीताना तीर्थ बन रहा था उस समय वहां जो मजदूर काम करते थे उनकी सुविधा को ध्यान में रख के हमारे तत्कालीन बुजुर्गों ने वहां एक शिव मंदिर बनवा दिया था और वो उस शिव मंदिर की देख रेख, उसका रख रखाव, उसकी पूजन पाठ जैन समाज का पुजारी कर रहा था। अभी 2-3 महीने पहले वहां कोई साधु आए हैं सनातन धर्म के और उन्होंने पूरे पहाड़ पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ये चैलेंज कर दिया कि हमारा है ये पहाड़। चलिए, इस तरह के जो विवाद हैं ये विषय फिर कभी और विस्तार से ले लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इस तरह के जो विवाद है, देखिए आज हमने जीता है, निश्चित तौर पर खुशी है, जैन समाज को खुश है, एकदम ठीक कह रहे हैं। अभी तो इसी पर केंद्रित है, खुशी का मौका, आनंद मनाएं। शिकायतें बहुत सारी होगी, चलती रहेंगी, लेकिन आशीष जी सवाल है कि जैसे रविंद्र जी ने कहा कि हम जितने भी जैन तीर्थ हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सारे जैन तीर्थों के साथ बाकी तीर्थों की बात भी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी दृष्टि को बढ़ा लें। रविंद्र जी भी इसमें बहुत इस बारे में बड़े दिल के हैं, मनोज जी भी तो हैं ही बड़े दिल के। सीधी सी बात है कि जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो जैन समुदाय के हो या किसी दीगर समुदाय के हो, वो सारे तीर्थ सुरक्षित होने चाहिए, पुष्पित हो, पल्लवित हो, विकसित हो, दृष्टि संकुचित ना हो। क्योंकि जब संकट आया तो मनोज जी ने कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इस मुद्दे पर सब साथ आते। तो सीधी सी बात है कि मसला किसी जैन तीर्थ का कम है, तीर्थों का ज़्यादा है।
बिल्कुल। और वो सारे तीर्थ एक ही होते हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो धर्म बहुत सारे हैं, जिसे कहता है ना कि विद्वत जन बताते हैं कि ईश्वर कैसे मिलेगा, वो फिर अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अभी तो आनंद की बात है कि सारे तीर्थों की सुरक्षा हो, सारे तीर्थ विकसित हो और वहाँ पवित्रता बनाए रखें, ये सबसे खास बात है। आपकी राय, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊँगा। ये बात तो सही है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और उसका पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो पूरा चीज़ें हैं, वो बिल्कुल यथावत रहनी चाहिए। और इसको लेकर के कहीं कोई ऐसी स्थिति भी नहीं बननी चाहिए या कोई ऐसी इसमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है कि ये किसी एक समुदाय का, किसी एक पंथ का है। क्योंकि पटवाजी का जो उत्तर है आज से 30 साल पहले दिया हुआ, वो उसमें मुझे लगता है कि पूरी नज़ीर को, माने पूरे चीज़ों को स्पष्ट करता है कि भैया हमारा पंथ ये। आपको शायद, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन वो जैन मत पालते हैं। तो जैन कोई धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। यही मैं बता रहा हूँ, ये जीवन शैली है। पटवा जी का वो उत्तर था ना, वही है। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारी देश में पूजा पद्धतियां बहुत अलग अलग हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो भावनाएं हैं वो सब एक जैसी हैं। जैसा अभी जैन समाज का जिक्र आया कि जैन समाज ने कई देश के अन्य कई मसलों पे भी अपना योगदान आगे बढ़ चढ़ के दिया है, तो ऐसा ही हर समाज के साथ होता है। वो जब कोई एक ऐसी राष्ट्र को लेकर के कोई चीज आती है तो सब एक होते हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि ये एकता ओवरऑल तो बनी रहे, लेकिन उनकी जो पूजा पद्धति है और जो उनके पूजा स्थल है उन पर ऐसी स्थिति ना बने कि समाज की चीख निकल जाए। मतलब ये जैन समाज चीखा नहीं है, लेकिन ये किसी चीख से कम नहीं है, खामोश एक जो चीज थी वो है। और इसके सियासी गणित से इसको नहीं सोचा जाना चाहिए कि इसको हम ऐसा करें और उस धर्म को ऐसा करें और इसको डिले करें, इसको पुरानी चीजें निकालें। ये सब ना होके जो जैसा है उसको उनकी भावनाओं के अनुरूप ढालना चाहिए। इसमें राजनीति देखने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर इसमें आए भी नहीं है। धर्म मनोज जी, सियासत अलग है। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में अंतिम राय, समय की कमी है। नहीं, ये तो बात सही है कि सारे तीर्थ चाहे वो किसी धर्म के हो, और खास करके जो धर्म भारत की धरती से उत्पन्न हुए हैं जी, उनकी रक्षा हमारा सबका दायित्व है, हमारा सबका कर्तव्य है। वो हमें सब लोगों को ये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ, और इसमें लकीरें खींचने के बजाय उसको बुनने की जरूरत है। उसमें लकीर की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म में या जैन धर्म में पूजा पद्धति भले ही अलग हो, हमारी संस्कृति एक है, हमारे संस्कार एक हैं, हमारे कई कार्य ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं, तो उसमें कोई लकीर खींचने का सवाल नहीं उठता। और मैंने तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यक वाली बात, अल्पसंख्यक वाली बात जब अल्पसंख्यक भारत में जैनों को घोषित किया था, उस समय भी जैन समाज में दो फाड़ थी। एक पक्ष इस पक्ष में था कि हम अल्पसंख्यक नहीं, हम हिंदू बनकर रहेंगे। दूसरा पक्ष ये था कि अल्पसंख्यक है। लेकिन आज भी हम लोग अल्पसंख्यक दर्जा जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल शासन की दृष्टि से हम मानते हैं। हिंदू समाज में अपना कर्तव्य पूरा करने में जैन समाज कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, ना आगे छोड़ेगी। इसलिए अल्पसंख्यक तो एक शासन की व्यवस्था है। नहीं, आपका उदाहरण था भी कि राम मंदिर का जो मामला था, उसमें शहादत देने वालों में दोनों जैन जो कोठारी बंधु थे। हम अगर अमित शाह की बात करें, ऐसे जो इस पूरे आंदोलन के ऐसे कई लीडर थे जो जैन समुदाय के थे, जिन्होंने आंदोलन चलाया है। ये जो पूरा मसला है, तो हमें लगता है कि इस पर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बात हो गई है। अगर सिर्फ अपने पास 30-40 सेकंड बचे हैं, रविंद्र जी कुछ आप बात करना चाहते हो तो कहें, अगर 10-10 सेकंड में कहें। बहुत अच्छी सी जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहूंगा कि 1920 में हम लोगों ने ये पहाड़ खरीद लिया था पालगंज महाराज से। ये पहाड़ जैन समाज ने क्रय किया है, इसकी रजिस्ट्री है हमारे पास। लेकिन 47 में आजादी के बाद 51 में फॉरेस्ट नियम बने ना, उसके बाद में ये अधिकृत हुआ है। देखिए, खरीदने बेचने का हम इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि कई चीजें सरकारों ने वैसे भी दी। भोपाल के, मध्य प्रदेश की बात करें तो पुष्पदंतगिरी महाराज को, पुष्पगिरी, वहां जो भोपाल इंदौर के बीच का रास्ता है, तो खरीदने बेचने का मामला बाद में है, सरकारों ने दिया समय के माध्यम से सभी समाज के लोग जिन्होंने इस 20 दिन में हमारा मनोबल बढ़ाया है, चाहे वो हिंदू समाज से आए, चलिए बिल्कुल, किसी समाज से, समय की कमी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो भी समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। मनोज जी आपका साधुवाद, आशीष जी आपका भी, और रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर एक सुखद समापन हुआ है। संवेद शिखर पर धर्म के शिखर की जीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि कभी इस तरह के विवाद दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। सरकारें संजीदगी से काम करेंगी, संवेदना से काम करेंगी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही।
कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।